पासवान फिल्म के एक्टर ज़रूर हैं, ड्रामाबाज ज़रूर हो सकते हैं, 420 ज़रूर हो सकते हैं, चीटर ज़रूर हो सकते हैं, फ्रॉड ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता है। ये नाली के कीड़े हैं, कीड़े लोग रहे। हम लोग तो आज तक चिराग पासवान चाहे किसी भी दल का नेता चाहे दूसरे दल का कार्यक्रम होता है, हम एनडीए के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होते हैं, लेकिन दूसरे दल के लोगों का कार्यक्रम में ना हम लोग भेजते हैं आदमी, ना देखने जाते हैं, ना सुनने जाते हैं। एक एक जो आज देख रहे हैं पारस बाबू के साथ वैसे वैसे लोग आज आ गए हैं जो आज से 15 बरस 20 बरस पहले लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन जब से चिराग पासवान 2013 में पार्टी में आकर के संभाले, धीरे धीरे सबको दरकिनार कर दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक ऐसे नेता का इंटरव्यू इस वक्त हम करने जा रहे हैं जिनसे हमारी बात पहले कई बार हो चुकी है, जिनका इंटरव्यू हमने पहले कई बार किया है। चिराग पासवान से इतने नाराज़ हैं, अक्सर नाराज़ होते हैं, लेकिन अब इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ़ केस दर्ज कराया है, एफआईआर कराई है। और नाराज़गी इस हद तक है कि चिराग पासवान गुट के कई दूसरे नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या मामला है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। केशव सिंह जी हमारे साथ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं, और हम ये नाराज़गी समझने की कोशिश करेंगे। एफआईआर हुई है और क्यों हुई है। पारस जी, आप गुस्से में तो होते हैं, नाराज़गी होती है और कई तरह के आक्रामक बयान आपके सामने आए हैं, लेकिन इतनी नाराज़गी आप एफआईआर दर्ज कराने चलेंगे? देखिए, ये नाराज़गी नहीं है, इसको नाराज़गी मत कहिए। ये बिल्कुल सत्य घटना है कि कल हमारे मोबाइल पर 11:16 से लगातार 6 कॉल आया आधे घंटे के अंदर में। 6 कॉल में स्पष्ट रूप से 2 बार मैंने फ़ोन उठाया और 2-3 बार कॉल वेटिंग में रहा, 1-2 बार मिस कॉल हुआ। फ़ोन करने वाला बंदा स्पष्ट रूप से जान मारने की धमकी, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। कल मेरे साथ ही नहीं हुआ, युवा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार जी हैं कर्नाटका बेंगलोर से, उनको भी कल गाली गलौज दिया गया है। ठीक शाम होते होते इसी ढंग का हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के भी मोबाइल पर मैसेज किया गया है और अभद्र टिप्पणी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इतने बड़े सारे नेताओं को इस ढंग से टारगेट कर कर गाली गलौज, अभद्र भाषा, जान मारने की धमकी, ये तमाम चीज़ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है उस ग्रुप का। और इसके लेकर के अपने जान माल के सुरक्षा के लिए आज हम नहीं करें, कल कोई घटना घट जाए, पुलिस प्रशासन कहे कि हमको सूचना भी नहीं दिए, तो हम लोग लोकतंत्र में, भारत के संविधान में, नियम कानून में विश्वास रखने वाले हैं। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दिए हैं, एफआईआर दर्ज हो गई जी, निश्चित होगी। घटना हुई है, सत्य घटना है। अभी हुई है या नहीं? अब हमने आवेदन दिया, रिसीव करा दिया, यह पुलिस प्रशासन का काम है। इस चीज़ पर हम माथापच्ची नहीं करने जा रहे हैं। किन किन लोगों के नाम हैं उस शिकायत में? देखिए, उसमें चिराग पासवान का स्पष्ट षड्यंत्र है, क्योंकि चिराग पासवान का फेसबुक आईडी आप खोलिए, आज 10 दिन से पिछले 10 दिन से पशुपति कुमार पारस के संबंध में आग उगला जा रहा है उस ग्रुप में। ठीक उसी ढंग से हम लोगों को पहले से सूचना मिल रहा था। जिस दिन पशुपति कुमार पारस जी 23 तारीख को पटना एयरपोर्ट पर आ रहे थे, उनके 2 प्रवक्ता दूर से खड़ा होकर के नज़ारा देख रहे थे और गप मार रहे थे कि ये लोग कार्यक्रम सफल कराते हैं, इन लोगों को मज़ा चखाना है। तो मज़ा चखाना का अर्थ क्या होता है? और 2 प्रवक्ता क्यों गए? चिराग पासवान का इतना कौन से 2 प्रवक्ता? अरे अब नाम बताना इतना छोटे छोटे लोगों का मेरे लिए उचित नहीं है। ये नाली के कीड़े हैं, कीड़े लोग रहे। हम लोग तो आज तक चिराग पासवान चाहे किसी भी दल का नेता चाहे दूसरे दल का कार्यक्रम होता है, हम एनडीए के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होते हैं, लेकिन दूसरे दल के लोगों का कार्यक्रम में ना हम लोग भेजते हैं आदमी, ना देखने जाते हैं, ना सुनने जाते हैं। उसको स्मूथली लोकतंत्र। केशव जी, एक सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है। आपने कहा कि एक नहीं तकरीबन आधा दर्जन कॉल आए और जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई। आमतौर पर लोग इस तरह की धमकियों को, इस तरह के फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, और ख़ासकर जब बार बार ये फ़ोन कॉल आ रहा हो तो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देखिए, मेरा फ़ोन जो सिस्टम है इसमें कॉल वेटिंग सिस्टम नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है।
रहता तो हम निश्चित किए रहते हैं। और हम लोग इसलिए रिकॉर्डिंग सिस्टम भी पहले से भी नहीं रखे हैं, चाहे उसका हमको आवश्यकता नहीं महसूस हुआ। पूर्व में भी आप लोगों को याद होगा कि जब हमको 6 दिसंबर को जान मारने की धमकी चिराग पासवान के गुट के नेता की तरफ से दिया गया था, उस समय भी हम रिकॉर्ड नहीं किए थे। उल्टा जो अब कहीं से न्यूज़ नेशन एक चैनल है, निजी चैनल, उनको रिकॉर्डिंग मिल गया था, वो चलाए थे। तो हम ना रिकॉर्डिंग में ना किसी का, हम लोग राजनीति में, लोकतंत्र में ये विश्वास नहीं करते हैं कि कोई से बात हो, टेप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको रिलीज करो। हम लोग साफ़ सुथरा राजनीति करने वाले हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, इस ढंग का हम सिस्टम नहीं रखें। एक बयान और, हालांकि पशुपति कुमार पारस जी का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया था, जिसको लेकर आपसे भी हमारी बात हुई 2-3 दिन पहले। लेकिन एक महत्वपूर्ण बयान और दिया है उन्होंने ये कहा है कि जेडीयू ने मदद की थी। उनके बयान का जो मतलब है, जो पूरा खेल हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि सब लोगों ने मदद की थी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक बड़े चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात कही है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। हम खुद, आप हमारा हर एक गतिविधि का लगभग, आप फरवरी से इंटरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी गतिविधि आपसे छिपा हुआ नहीं। हम जब 6 दिसंबर को, हमको 5 दिसंबर को लगभग पार्टी से जो बाहर निकाल दिए, उस समय भी मेरा बयान आया था 2 दिसंबर को कि लोक जनशक्ति पार्टी में होगी टूट, 4 सांसद सहित 30 जिला अध्यक्ष, और ये लोग पार्टी अलग बनाएंगे। उसी दिन हम लोगों का क्लियर हो गया था। हमको ठीक है, बाहर का रास्ता दिखा दिया लोग, हम बाहर चले गए। और उसके बाद हमको जदयू के बड़े नेताओं लोगों से बात लगातार हुआ, वो ज़रूर हम लोगों को शामिल करने के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन कहीं लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। इसमें आपको नाम भी रख देना चाहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे आरसीपी सिन्हा जी हों, चाहे आपको विजय चौधरी जी हों, ये तमाम नेताओं से बातचीत हुआ। अशोक चौधरी जी कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, कहें कि ये लोक जनशक्ति का आंतरिक मामला है, इसमें अपना पार्टी जो टूटा, सीधा सीधी चिराग पासवान के तानाशाही रवैया, डिक्टेटरशिप, और जिस ढंग से दल के सांसदों को अपमानित कर रहे थे, नेताओं को अपमानित कर रहे थे, समर्पित लोगों को अपमानित कर रहे थे, एक एक जो आज देख रहे हैं पारस बाबू के साथ वैसे वैसे लोग आज आ गए हैं, जो आज से 15 बरस 20 बरस पहले लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन जब से चिराग पासवान 2013 में पार्टी में आकर के संभाले, धीरे धीरे सबको दरकिनार कर दिए थे। आज सारे लोग एक्टिव हुए हैं। तो चिराग पासवान से सारे के सारे लोजपा के लोग दुखित थे और अपने आप को दरकिनार कर लिए थे। अब सारे लोग धीरे धीरे ये नेता लोग मन बनाए, और मन बना करके ये दल को टूटना था, कोई छिपा हुआ चीज़ नहीं है। आप मेरा फेसबुक 2 दिसंबर से लेकर के आज तक खोल करके पूरा अध्ययन कर लीजिए, सारा परिदृश्य अपने आप साफ हो जाएगा। इसके पहले आपने देखा कि 7 बार टूट हुआ। नूतन सिंह एमएलसी गई, राजकुमार सिंह गए, अरवल का जिला कमेटी गया, बेतिया का जिला कमेटी गया, मोतिहारी का, मधुबनी का थी, मुजफ्फरपुर का जिला कमेटी गया, हम लोग गए। ये सब चीज़ छिपा हुआ नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है केशव सिंह जी, और वैसे तो आप हर सवाल का जवाब बहुत बेबाकी से और बहुत ईमानदारी से देते हैं, इस सवाल का जवाब भी इसी तरह दें, इसकी अपेक्षा होगी। बिहार में 3 सीटों पर जो हमारी जानकारी है, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान याद आ रहा है। 2 सीटों पर माफ़ कीजिएगा, तारापुर की सीट जहां से बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन हुआ, कुशेश्वर स्थान की सीट शशि भूषण हजारी जी का निधन हुआ। कहीं कोई इच्छा है लोक जनशक्ति पार्टी की कि किसी एक सीट पर चुनाव लड़े, या फिर बिहार के सरकार में, बिहार एनडीए में, या फिर बिहार में भी हमारा कोई विधायक हो? देखिए, सबसे पहले आपने स्वयं दोनों सीट का नाम लिया। कुशेश्वर स्थान भी जेडीयू का सीटिंग था और तारापुर भी जेडीयू का सीटिंग था। किसी भी गठबंधन में होता है तो सीटिंग सीट का बहुत कम चांस रहता है, जब जनरल इलेक्शन होता है तब कि सीटिंग सीट का आदान प्रदान हो जाए। लेकिन उपचुनाव में जिसके कब्जा में रहता है वो उसी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होता है। वह दोनों जदयू का सीटिंग सीट था, जदयू का वहाँ मजबूत दावा है, जदयू वहाँ उम्मीदवार देगा। लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम हो, वीआईपी हो, ये तमाम लोग अपना प्रतिष्ठा बना करके वहाँ जदयू जरूर लड़ेगा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक साथी
हम हों चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे अन्य साथी हों, सारे लोग अपना सीट समझ करके उस सीट को जिताने का काम करेंगे और जदयू को झोली में डालने का काम। इतनी कड़वाहट है आपको चिराग पासवान को लेकर, इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा, या फिर सियासी जंग कह लें उसको, लेकिन चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया कल और ये कहा कि देखिए केंद्रीय मंत्री जी के साथ हाजीपुर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र में ऐसी हिंसा जायज़ नहीं है, शब्दों में आक्रोश रखे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नाराज़गी तो जताई कि हाजीपुर में जो कुछ भी हुआ मंत्री जी के साथ वो ठीक नहीं हुआ। चिराग पासवान जी का ट्वीट का टाइमिंग देखे हैं? हमारे मुकदमा के बाद ट्वीट किए हैं। घटना घटी 23 को। आप कह रहे हैं कि आपके डर 23 तारीख से लेकर के कल तक दही जमा रहे थे। क्या कर रहे थे चिराग पासवान? चिराग पासवान का जब मुकदमा में नाम आ गया तो सफाई देने का प्रयास किए। एक तरफ षड्यंत्र रहते हैं, दूसरी तरफ सफाई देते हैं। ये हमारे आदरणीय स्वर्गीय पूज्य रामविलास पासवान जी कहते थे, हंसना और रोना एक साथ नहीं होता है। चिराग पासवान फिल्म के एक्टर जरूर हैं, ड्रामाबाज जरूर हो सकते हैं, 420 जरूर हो सकते हैं, चीटर जरूर हो सकते हैं, फ्रॉड जरूर हो सकते हैं, लेकिन हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता है। चिराग पासवान जी को ऐसे ऐसे ट्वीट करने के लिए बधाई मैं देता हूं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है हमारा, सवाल जाति आधारित जनगणना को लेकर है। बिहार के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान का गुट हो, चाहे वो बिहार की सत्ताधारी जेडीयू हो, बीजेपी हो, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों का स्टैंड बहुत क्लियर है। जो मेरी समझ है या फिर सवाल भी है आपसे कि लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ खड़ी है? लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के स्टैंड के साथ खड़ी है, जेडीयू और विपक्ष के स्टैंड के साथ खड़ी है? मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी पार्टी एनडीए का अंग है। जदयू का कुछ स्टैंड है, बीजेपी का कुछ स्टैंड है, अन्य दलों का अलग अलग स्टैंड है। और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। जब एनडीए के घटक दल का बैठक होगा, हमारे दल का राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी का बैठक होगा, राज्य कार्यकारिणी से जो निर्णय लेंगे हम एनडीए के घटक दल के हैसियत से एनडीए की बैठक में अवगत कराएंगे और एनडीए के द्वारा जो पास होगा उस चीज़ के साथ लोक जनशक्ति पार्टी। घटक दल तो जेडीयू भी है, घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी है, और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप बात मानेंगे तो टकराव बढ़ेगा। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, दलित विरोधी और ये नहीं है। सबसे भारी एनडीए के एजेंडा पर बिहार में भी सरकार चल रही है और केंद्र में। जब तक एनडीए के घटक दल बैठ कर के आम सहमति से जो नज़रिया नहीं बनाएंगे और जो नज़रिया एनडीए का होगा वही लोक जनशक्ति पार्टी का नज़रिया होगा। तो एनडीए की बैठक में जो सहमति बनेगी जाति आधारित जनगणना को लेकर, वही लोक जनशक्ति पार्टी की राय होगी, पशुपति कुमार पारस की राय होगी, उनकी पार्टी की राय होगी। दूसरे सवाल जिसको लेकर, और सबसे बड़ा सवाल कि भाई इतनी नाराज़गी क्यों, इतना गुस्सा क्यों कि केशव सिंह जी को चिराग पासवान के खिलाफ एक शिकायत देनी पड़ती है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो थाने पहुंच जाते हैं। इन सवालों पर बातचीत हुई। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। कैमरामैन अनीश कुमार के साथ डीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।